हेलो व्यूअर्स। आज हम एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में उसके बनाने वाली कंपनी जो नॉर्थरोप ग्रूमन है वो कहती है कि दुनिया का पहला सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट है। बहरहाल अमेरिकन एयरफोर्स की जो सेक्रेटरी है उसने ये कहा है कि उसने इसको फिफ्थ जनरेशन ही कहा है, लेकिन कंपनी का क्लेम है कि ये सिक्स जनरेशन है। तो सबसे पहले तो अ, ये लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की कैटेगरी में आता है और नाम है इसका B-21 रेडर। B-21 इसके साथ इस तरह लगा कि 21वीं सदी का पहला बॉम्बर है जो अमेरिका में डिजाइन हुआ है। उस हिसाब से इसका नाम उन्होंने साथ जो है वो B-21 लगाया। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो दूसरी जंग अजीम में जब अ, जंगों को पहली जंग अज़ीम में तो जहाज सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज हुए और लड़ाई भी जो हुई वो बहुत कम हुई आपस में। बॉम्बिंग तो उससे भी कम हुई। तो दूसरी जंग अज़ीम में जब बड़े पैमाने पे लड़ाई भी हुई फाइटर्स की, तो दो तरह के मेनली जहाज चले। पहले तो आपने कह लिया कि सर्वे के लिए या मेल ले जाने के लिए इधर से उधर। दूसरी तरह के जहाज वो थे जिनको फाइटर्स कहते हैं, जो पतले मतलब साइज में छोटे, और जो उन पे गन्स, क्योंकि उस जमाने में भी गन्स फाइट ही थी, तो गन का वजन उसकी गोलियों का वजन। तो आप एक ऐसा जहाज बना सकते थे कि जो फास्ट भी हो, तेजी से मुड़ सकता हो। और जबकि दूसरी जो किस्म बॉम्बर्स की होती थी, बॉम्बर्स को आपने ज्यादा दूर तक जाना है, उन्होंने जितना लोड उठाए उसके लिए जाहिर है आपको उनका विंग एरिया बढ़ाना पड़ता है ताकि उनको लिफ्ट ज्यादा मिले और वो ज्यादा दूर तक जा सके। लेकिन उससे नुकसान ये होता था कि जहाज जो है वो बहुत बड़ा और स्लो हो जाता था, जिसकी वजह से उसके साथ फाइटर्स भी भेजने पड़ते थे। तो तकरीबन आज के टाइम तक ऐसा ही है कि बॉम्बर्स का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा, या अगर वो हैवी बॉम्बर है तो ज्यादा बड़ा है, तो वो फिर अपनी डिफेंस बड़ी लिमिटेड सी कर सकता है। उसके साथ आपको फाइटर्स भी भेजने पड़ते हैं। तो B-21 जो है, अमेरिका के इससे पहले जो हैवी बॉम्बर्स चल रहे थे वो बी वन बी लांसर जिसका नाम है, लांसर जिसका निकनेम है, और दूसरा B-2 जो तकरीबन इसी शेप का जहाज था जिसका ये है, अ, और वो थे। और तीसरे नंबर पे B-52, जो बहुत ही पुराने, यानी कि फिर फोर्टीज का डिजाइन है, फिफ्टीज में कि सर्विस में शामिल हुए। तो अब उनको इस हिसाब से कोई 75 साल होने वाले हैं। अ, अच्छा, तो ये पहला तो बात ये कि इस सदी में ये पहला डिजाइन है और अपने टाइम से आगे का है। इसकी पहली फ्लाइट जो है वो 10 नवंबर 2023 को हो चुकी। अ, एक पहले बिल्ड किया गया, दूसरा भी अंडर प्रोडक्शन है इस टाइम पे। इसको ये है अमेरिका का लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर प्रोग्राम, उसका ये हिस्सा है जिसमें वो चाहते हैं कि लॉन्ग रेंज हो, स्टेल्थ हो और इंटर कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, यानी कि उसकी रेंज जो है वो एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक हो, जो कि नॉर्मल यानी कि कन्वेंशनल रवायती हथियार भी ले जा सके और न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जा सके। और 2040 तक ये रिप्लेस कर लेगा जो B-1 और B-2 है। उसके बाद B-52 को भी कर लेगा। B-52 को बाद में रखा है उन्होंने। उसकी रीजन यही हो सकती है कि B-52 का डिजाइन जो है ना, वो जिस तरह हमारे मुल्क में करोला होती है ना, वो वाला हिसाब है कि वो ये जहाज जो है ना ज्यादा सख्त जान किस्म का है। तो ये उसके बाद भी चलेगा 2040 के। इसके बाद अ, इसकी प्लानिंग बनाने की शुरू हुई 2011 में।
और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड किया गया 2015 में। फर्स्ट फ्लाइट इसकी 10 नवंबर 2023 को होगी और अंदाजा है कि 2027 में ये सर्विस में एंटर हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम की बहुत सी चीज़ें हाईली क्लासिफाइड हैं और इसको अमेरिका स्पेशल एक्सेस प्रोग्राम कहता है। लेकिन ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो 2015 के बाद जो है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है वो सामने आती रही है। इसकी पहली फोटोग्राफ्स जो हैं वो 2 दिसंबर 2022 को रिलीज की गई, जब इसकी रोल आउट सेरेमनी थी। जो इसका मैन्युफैक्चर है नॉर्थरोप ग्रूमन की प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं पाम डेल कैलिफोर्निया में। अ, इसकी मैनेजमेंट प्रोग्राम की जो है वो एयरफोर्स का रैपिड कैपेबिलिटीज ऑफिस ऑफिस देखता है। यानी कि ये रैपिड कैपेबिलिटी ऑफिस ऐसा है कि ये जो रवायती किस्म की मिलिट्री की चीजें खरीदती है उससे डिफरेंट है, यानी कि फास्ट पेस है ज्यादा, उसमें उसको डाला हुआ है। लेकिन फिर भी यह है कि कांग्रेस को रिपोर्ट इसके बारे में देते रहते हैं, जिसको वो कहते हैं नन मैककर्डी रिपोर्टिंग। एयरफोर्स 2015 में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी चाहती थी कि इससे और भी काम लिए जाए, इंटेलिजेंस कलेक्शन का, बैटल मैनेजर का, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट का। लेकिन 2016 में जो सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स डेबरा ली जेम्स थी, उसने कहा कि ये फिफ्थ जनरेशन ग्लोबल प्रिसाइज अटैक प्लेटफॉर्म होगा विद नेटवर्क सेंसर शूट कैपेबिलिटी। यानी कि नेटवर्क एनवायरनमेंट में जैसे जैसे टारगेट्स पता जाए तो आप उसी टाइम पे, मतलब विद इन उसकी फ्लाइट होगी वो, जो है वो अपनी टारगेटिंग चेंज कर सकता है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो कंपनी है नॉर्थरोप ग्रूमन, वो कहती है कि ये दुनिया का पहला सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और B-21 इसका नाम 21 सेंचुरी 21वीं सदी सदी के हिसाब से जो है वो रखा गया। फिर इसका निक नेम रेडर रखा गया। वो उनके हिस्टोरिकल कोई यूनिट है जिन्हें डू लिटिल रेडर्स कहते हैं उनके नाम पे। और जब इसकी एक नेमिंग सेरेमनी हुई एयरफोर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में, तो वो रिटायर्ड कर्नल अवेलेबल था जो आखिरी बंदा जिंदा रह गया है डू लिटिल रेडर्स वाली यूनिट का, वो मौजूद था उधर। इसमें 2016 में अमेरिकन एयरफोर्स ने 7 टायर वन सप्लायर इसके बताए। यानी कि ज़ाहिर है सप्लायर्स तो इसके हंड्रेड्स में होंगे, लेकिन जो टायर वन यानी कि पहली कैटेगरी के जो सप्लायर हैं वो प्रैट एंड विटनी है। यानी कि प्रैट एंड विटनी होगा इसके इंजन के लिए, BAE सिस्टम, स्पिरिट एरो सिस्टम्स, ऑर्बिटल ATK, रॉकवेल कॉलिंस, JKN एयर JK GKN एरोस्पेस और जेनिक जेनिकी इंडस्ट्रीज। 2016 में जो F-35 का प्रोग्राम मैनेजर है क्रिस बोगडान, उसने कहा कि इस B-21 के इंजन भी जो है ना वो F-35 के इंजन की तरह के ही होंगे। कहा कि उसकी जो है ना कॉस्ट कम से कम की जाए। 2016 में जो एयरफोर्स की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड है, जो हेड है उसका, उसने कहा कि ये 100 इस तरह के बॉम्बर जो हैं वो बनाए जाएंगे, ऑर्डर होगा, और इवेंचुअली 175 से 200 तक। 2017 में अमेरिकन एयरफोर्स की कुछ स्टडीज ने कहा कि ये अभी तो 80 से 100 तक का प्लान है, तो इससे 145 तक जाना चाहिए। और वैसे लेटेस्ट खबर भी यही है कि मैक्सिमम 145 तक भी जा सकता है 100 की बजाय। और इसका दूसरा यूनिट भी जो है वो बनना शुरू हो गया है, पहला यूनिट टेस्टिंग में है। और 2022 फरवरी की रिपोर्ट है कि 6 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस पे 8,000 इस कंपनी के नॉर्थर्न ग्रोमैन के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और 400 सप्लायर हैं अमेरिका की 40 स्टेट्स में से।
और जो मैं कई दफ़ा बात करता हूँ JF-17 की बारे में भी की थी मैंने, सप्लाई चेन के बारे में, वेंडर मैनेजमेंट के बारे में, ये वो बात है। और इसका फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट जो हुआ वो 10 नवंबर 2023 को एयरफोर्स का प्लांट 42 है, पैमडेल कैलिफोर्निया में, वहां पे हुआ। अच्छा, इसकी कीमत के बारे में ये है कि दिसंबर 2022 तक कहा गया कि ये $700 मिलियन तक होगी। अब इसको अगर आप कंपेयर करें B2 की, तो वो तो $2 बिलियन तक का भी अंदाजा है कि उसकी कॉस्ट गई है। तो इस प्रोग्राम में उन्होंने इसकी कॉस्ट कम करने की, जाहिर है बनाएंगे भी ज्यादा तो उससे भी कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन ये है कि इसमें टारगेट इनका ये है कि इतना महंगा जहाज ना हो जाए कि बनाया ही कम जाए, जैसे कि B2 के साथ हुआ था। इनिशियली प्लान था उनका 75 बनाने का, तो वो कट करते करते 25 फाइनली अप्रूव हुए थे बनने, और फिर टोटल 25 भी शायद नहीं बने, उसमें से भी चंद कम थे। इसके अलावा इसकी पहली जो बेस होगी वो एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस साउथ डकोटा में होगी। इसके अलावा भी दो तीन बेसेस हैं जिसपे डिप्लॉय होंगे। और इस टाइम 45 B1 बॉम्बर हैं 1980 के टाइम से, और 20 B2 बॉम्बर्स हैं 1990 के टाइम से। अच्छा, जो मुझे B1 का याद पड़ता है जो यूज हुए हैं, ये कर्नल कजाफी ये एक दफा लिबिया पे अटैक किया गया था 80s में, जिसमें लिबिया कर्नल कजाफी का अडॉप्टेड चाइल्ड भी मारा गया था। 86 की बात है, हाँ। तो उस टाइम पे ये B1 अमेरिका ने यूज किए थे लिबिया के अगेंस्ट। और 20 B2 हैं। और एक तो थे भी कम B2, और दूसरा ये कि जो आगे इराक वॉर्स थी 90s में, उसमें B-52 जो डेगो गार्सिया की बेस में इंडियन ओशन में बेस है, वो अमेरिका ने हैविली इस्तेमाल किए थे, क्योंकि ज़ाहिर है इराक की एयर डिफेंस ख़त्म हो चुकी थी। तो B2 की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और बहुत अनइकोनॉमिकल भी होता, नॉन इकोनॉमिकल भी होता कि अमेरिका से वो B2 प्रवास करके आते, जबकि लोकली उनके पास बेस मौजूद थी यहाँ पे। तो B2 जैसे, या अभी जिस तरह B-21 बना रहे हैं, इसका मकसद चाइना और रशिया जैसी रेगुलर स्टेट से लड़ना, जो बराबर की कैपेबिलिटीज की हैं, ये उस मकसद के लिए बनाए जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि 2022 में, मार्च 2022 में, ये भी सोचा गया कि इसके साथ एक ड्रोन भी बना दी जाए जो उसके साथ काम करे ना, लेकिन फिर उन्होंने पैसे बचाने के लिए फिर ये प्रोग्राम जो है वो मुलतवी कर दिया। और वैसे ही है कि अमेरिकन एयरफोर्स का प्लान है कि इसके साथ वो एक नया लॉन्ग रेंज फाइटर भी बनाएंगे। उस प्रोग्राम को कहते हैं FX, और पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर, ताकि वो B-21 के साथ जा सके, ताकि वो सरवाइव कर सके एनिमी एयर डिफेंसेस और इंटरसेप्टिंग फाइटर को। वैसे तो खबरें तो ये भी हैं कि ये खुद भी एयर टू एयर मिसाइल फायर कर सकेगा, जैसा कि इन प्लान इनका है AIM 120। तो एमराम है, एमराम, तो वो तो 130 किलोमीटर तक मैक्सिमम है फिलहाल। लेकिन इनका प्लान है AM 120 था ये, इनका प्लान है AIM 260 बनाने का, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा ही होगी। तो वो अगर इसमें लगा दिया जाए तो फाइटर का, खास तौर पे स्टैंड ऑफ रेंज, ये अगर लड़ना हो तो फाइटर का काम तो ये जहाज भी कर सकता है। लेकिन ये है कि क्लोज कॉम्बैट में इसको डिसएडवांटेज होगा, जाहिर है इसका इतना बड़ा विंग एरिया है, और इतना मैन्योवरेबल भी नहीं होगा जितना एक फाइटर, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, जो उसके मुकाबले में आ सकता है चाइना के केस में, रशिया के केस में। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो तकरीबन इतनी डिफरेंट नहीं है B2 की और B-21 की। बस इसके अलावा B-21 की अगर स्पेसिफिक उस चीज़ों पे आ जाएं, तो कैपेसिटी 9100 kg का वेपन लोड उठा सकता है,
54 फीट लेंथ है। विंग स्पैन 132 फीट है। एम्प्टी वेट 31,751 kg है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 81,647 kg है। और पावर प्लांट पहले तो क्लियर नहीं थे, लेकिन अभी यह है कि प्रैट एंड विटनी के PW9000 दो नॉन आफ्टर बर्निंग होंगे। 27,000 पाउंड, यानी कि 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट होगी हर एक की उसमें से। और मैक्सिमम स्पीड जो है ये मैक 0.8 तक जा सकेगा, 0.8 प्लस तक जा सकेगा। तो ये हुई इसके बारे में, इसकी कहानी लंबी चौड़ी। उसके अलावा जो बातें हैं, वही B2 25 नहीं बल्कि 21, मुझे कंफर्म हो गया कि 25 नहीं बल्कि 21 बनाए गए। और ये जो B21 है, ये मतलब मिनिमम 100 बनाएंगे, वैसे 145 तक बनाने का प्लान है। क्रू दोनों में जो है वो दो दो का क्रू ही है। और कॉस्ट की वही बात है कि एक B21 तकरीबन 0.55 बिलियन डॉलर का बनेगा। जबकि B2 जो है वो उसका अंदाजा है कि वो 2 बिलियन डॉलर तक भी उसकी प्राइस जो है वो इनको पड़ी है। वो भी ज़ाहिर है, अगर 75 बनाते तो उनको वो भी सस्ता पड़ जाता। लेकिन वो कट्स का शिकार हो गए उस जमाने में। जाहिर है। बाकी डायमेंशन मैंने बताया कि तकरीबन सेम ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। पेलोड कैपेसिटी में, हाइट में, विड्थ में, लेंथ में, एम्प्टी वेट में, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में, वो एक ही जैसी है। इंजन B2 के तो चार थे, इसका ख्याल है कि दो होंगे, जिस तरह मैंने बताया। और सर्विस सीलिंग भी तकरीबन 15,000 मीटर दोनों की है, यानी कि 49,000, तकरीबन 50,000 फीट। और रेंज भी एक ही जितनी है, तकरीबन 11,000 किलोमीटर। क्रूज स्पीड जो है इसकी B21 की लोअर है, यानी कि आप अच्छे एफिशिएंट तरीके से, जितनी कम स्पीड हो उसके भी अपने फायदे। कम फ्यूल कंजप्शन कम होती है आपकी। और मैक्सिमम स्पीड भी मिलती जुलती है, कोई खास फर्क नहीं है। तो इस हिसाब से डायमेंशन का फर्क नहीं है, लेकिन जाहिर है एवियोनिक्स में फर्क आएगा। फिर ये जिस तरह ख्याल किया जाता है कि फाइटर जहाज का काम भी कर सकता है, अगर इस पे एयर टू एयर मिसाइल डाल दिया जाए। वेपन बे भी इसकी तीन है। पहले वाले की एक वेपन बे दरमियान में है, तो इसकी तीन आइडेंटिफाई की गई हैं वेपन बे हैं। तो ये एडिशनल इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। अ, मतलब अगर तो किसी मुल्क का, चाइना और रशिया के अलावा मुल्क है जिसका कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है, तो फिर शायद इस जहाज को ऐसे ही बगैर फाइटर एस्कॉर्ट के भी भेज दें। क्योंकि सिर्फ डिपेंड ये करता है कि कितना चैलेंज है आपका आगे। आप रात के टाइम में भेजें, लो फ्लाइट में भेजें, तो अगला वाला तो डिटेक्ट ही नहीं कर सकेगा, वो इंटरसेप्ट क्या करेगा। तो इस तरह से इसके फायदे हैं। और दूसरी क्वांटिटी और क्वालिटी की बात भी है कि वो जो 21 उन्होंने बनाए थे, उससे कोई बड़ी जंग वो नहीं लड़ सकते। जबकि अगर इन्होंने 150 बना लिए, 145, तो उससे इनकी जंगी कैपेबिलिटी प्लस ये कि वो कितना दूर स्ट्राइक कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन आती है, तो और भी बातें पता लगेंगी। जिस तरह इम्पोर्टेंट यही है कि आर्मामेंट इसमें किस किस तरह का लगेगा, प्लस एवियोनिक्स क्या होंगे। बाकी ज़ाहिर स्टेल्थ के हिसाब से भी इसमें सबसे हाई टेक वो यूज़ हुआ है, अ, जो टेक्नोलॉजी है, तो वो भी काफ़ी कटिंग एज होगी। अब इस तरह के जहाज क्योंकि दुश्मन के हाथ लगने का चांस कम होता है, इसलिए सबसे आप अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, RQ-170 में उसने कुछ जो अ, इनकी ड्रोन थी, उनको पता था कि ये कभी ना कभी तो लॉस्ट होगी, क्योंकि ड्रोन में ज़रा क्रैश रेट भी ज़्यादा होता है मैन्ड एयरक्राफ्ट की निस्बत। जब मैन्ड से मुझे याद आया, इसमें ऑप्शनल है, इसमें मैन्ड भी हो सकता है
और अनमैन्ड भी आप इसको उड़ा सकते हैं B-21 को। ये एक खास बात है इसमें। वैसे तो कुछ और जहाज़ों में भी ये टेस्ट अमेरिकन्स कर चुके हैं। F-16 का भी एक अनमैन्ड वर्जन है, उस वो उड़ चुका है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर का भी, UH-1 का भी एक अनमैन्ड वर्जन वो उड़ा सके। यानी कि अब कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं रही पायलट लेस बनाना किसी फुल फ्लैज जहाज को भी। लेकिन ये है कि इतने फासले से उसको कंट्रोल करना, और खास तौर पे एयर टू एयर फाइट में वो बड़ा चैलेंजिंग होगा। लेकिन अगर एक ग्रुप हो पूरा, तो ये हो सकता है कि जिनका सिर्फ काम बॉम्बिंग होगा, उसको आप एयर टू एयर, उसको आप अनमैन्ड कर दें, और जो मैंड चंद आप साथ मैंड कर दें, उससे पायलट को रिस्क भी कम होगा, और वो जो चंद मैंड होंगे वो शायद एयर टू एयर थ्रेट का भी कुछ कर सके। और या फिर अगर प्रॉपर फाइटर एस्कॉर्ट साथ है, तो फिर तो ये सारे अनमैन्ड भी हो सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इस प्लेटफॉर्म में। मेरे आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अ, लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं मुस्तकबिल में भी ऐसी वीडियोस बनाता रहा। टेक केयर, बाय।